जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु में। और आज मैं ये क्लास हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में आईएएस, पीसीएस और संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जीएस में चुनौती को महसूस करते हैं, तो उनके लिए ये क्लास है। आज मैं आपको एनसीईआरटी का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और क्यों एनसीईआरटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर हिंदी माध्यम वालों के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना और उसको एक एक शब्द के तौर पर विश्लेषण करना और एक अप्रोच के तौर पर विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से अगर आप विकसित करते हैं, समझते हैं और प्रयोग कर पाते हैं, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वह पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विसेज हो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो है एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते तो सभी हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 6 यानी छठी कक्षा की हिस्ट्री की, इतिहास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर, प्रथम जो चैप्टर है उसको आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से समझना है एनसीईआरटी को, जिससे कि आप यदि अन्य चैप्टर्स पर, अन्य किताबों पर भी इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्द हासिल होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी के अन्य चैप्टर्स का, अन्य विषयों का भी इस प्रकार से अध्ययन करके वीडियो आपको लाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए, मेरे सामने है एनसीईआरटी क्लास 6, छठी जो क्लास है उसका एक चैप्टर है, पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि अध्याय का नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि छठी कक्षा के बच्चे को या बालक को, विद्यार्थी को यह समझाना कि इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से कर रखिए कि रशीदा नाम की एक लड़की बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले, जैसे कि आप लोग भी देखते हैं ना। तो वह सोचने लगी कि यह कौन सी जानकारी है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो अब आप मान लो ये बुक पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इस कंटेंट को नहीं याद रखना है, लेकिन इससे सोचना है कि बच्चों के मन में कोई ऐसी इतिहास की कोई घटना कैसे वो सोचते होंगे कि कैसे पता चलती है, कैसे पता लगती है कि इतने साल पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ था। तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो कैसे पता लगाएं, उसके लिए कुछ वाक्य लिखे गए हैं। अब देखिए, मैंने क्या कर रखा है कि जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि जिस पैराग्राफ में महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैंने इस बुक में साइड में लिख दिया। साइड में मैंने कीवर्ड्स, शब्दावली और फ्लो चार्ट जहाँ पॉसिबल है, क्योंकि जगह कम है इसलिए जितना पॉसिबल है उसके हिसाब से मैंने ये कीवर्ड्स लिख दिए। आप भी एनसीईआरटी अध्ययन कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ मार्क कर दी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते वक्त यह काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली और फ्लोचार्ट को अगर आप एनसीईआरटी में लिख रहे हैं या खुद से नोट्स बना रहे हैं, तो तभी आपकी एनसीईआरटी का अध्ययन सफल हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर पर मैंने सारे निष्कर्ष जो आपको चाहिए वो सब लिखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको दिक्कत आती है रिवीजन की, तो जिस विद्यार्थी के पास रिवीजन करने का तरीका नहीं है, वो चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी अध्ययन कर ले, वो सफल नहीं हो पाएगा यदि उसको रिवीजन का तरीका नहीं पता हो। और सबसे बेहतरीन रिवीजन का तरीका है फ्लो चार्ट्स, रेखा चित्र
और शब्दावलियों और परिभाषाओं को लिख करके उसको याद करना। और अब आप देखिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे तो दोबारा ये किताब तो पढ़ोगे नहीं, इतना समय किसके पास है इतने सारे शब्दों को पढ़ना। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट्स और महत्वपूर्ण शब्दों को लिखिए क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आप रिवीजन के टाइम पर केवल इन्हीं को रिवाइज करोगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस चैप्टर में मैंने रेखा चित्र भी बना रखा है, सब कुछ पांडुलिपि क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है। हर एक चीज़ इस चैप्टर के अंत तक मैंने, आप देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पर व्याख्यान करके उसका निष्कर्ष सब जगह लगा रखा है। अब 10 के आसपास पेज में ये चैप्टर है, और आपको क्या लगता है कि एक चैप्टर को जिस प्रकार से मैंने ये पढ़ा है, इसको पढ़ के अध्ययन करके कितना समय लगेगा? देखिए पढ़ने में ये 10 पृष्ठ जो चैप्टर हैं, 10 पृष्ठ हैं, पेजेस हैं, इन 10 पेजेस को आप चाहो तो 10 मिनट में भी पढ़ सकते हो, 20 मिनट में भी पढ़ सकते हो। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है एनसीईआरटी को, कि बच्चे कहते हैं सर मैंने एनसीईआरटी 4 बार ख़त्म कर दी, 5 बार ख़त्म कर दी, ख़त्म ही कर देते हैं वो, लेकिन फिर भी सर सवाल नहीं हो पा रहे हैं या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यूपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि आपने उसका प्रयोग नहीं किया। आप एक ही बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समय लगा करके पढ़ो, चाहे एक चैप्टर में आप 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, लेकिन आप उसमें से निष्कर्ष ऐसा निकालो, शब्दावली ऐसे छांटो, फ्लो चार्ट ऐसे बनाओ कि आपको अगली बार रिवीजन करते वक्त ऊर्जा महसूस हो और आप इसका प्रयोग कर सकें। तो ये गलतियां बच्चे बहुत करते हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ के बताता हूँ, और उसके बाद आप भी अपनी तरफ से ये विधि कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कैसे पता लगाएं, तो ये सारा का सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि बच्चों के मन में ये बताया जा रहा है कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें क्या पता लगेगा, अतीत के बारे में हमें क्या पता लगता है कि पुराने ज़माने के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और हम आखेटकों, आखेट किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर अलग से लिख लो, आखेट, आखेट किसे कहते थे, आखेटकों का मतलब क्या होता था, उसको यहाँ पर लिख लो, शिकारी, अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। और यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते। देखिए 6th क्लास की बुक है, तो जब तक 6th क्लास की बुक पे आप उसको बच्चे क्या करते थे ये जिज्ञासा नहीं पैदा करके बताओगे, तो वो क्यों इंटरेस्ट रखेगा इस किताब को पढ़ने में। तो बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन से गीत गाते थे, यानी कि इसका मूल्यांकन क्या किया जा रहा है, हमारी संस्कृति के बारे में हमें क्या बताता है, इतिहास बताता है, इसके बारे में बताता है, हमारी संस्कृति के बारे में बताता है, हमारे खान पान के बारे में बताता है, हमारा रहन सहन के बारे में बताता है, हमारे आवास के बारे में बताता है, हमारे समय को व्यतीत करने के तौर तरीकों के बारे में बताता है। ये निष्कर्ष है, आपको ये चीज़ें अपने माइंड के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 6th क्लास में तो हो नहीं, जो कि आपको निष्कर्ष निकालना नहीं आएगा। आपको हर पैराग्राफ में से निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। लोग कहते रहते हैं, कहाँ रहते थे, तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2, ये एक मैप दे रखा है, आप इस मैप का अध्ययन करो। इस मैप में आप देख सकते कई सारी भारत की नदियां हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नर्मदा नदी दे रखा है, ताप्ती नदी दे रखा है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्या की पहाड़ियाँ मैंने यहाँ मार्क कर रखा है। यहाँ चावल मिला हमें, यहाँ सुलेमान किरथार के आसपास गेहूं की खेती होती थी। गारो की पहाड़ियों में प्रथम कृषि के अवशेष मिले, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको यहाँ पर भूगोल का भी बहुत अच्छा नॉलेज देता है एनसीईआरटी, यानी कि हिस्ट्री, भूगोल और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र सब जोड़ करके देता है। तो ये कह रहा है कि मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो बच्चे को नर्मदा नदी ढूंढनी है। तो नर्मदा नदी से हमें क्या सीखने को मिलती है, कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर लोग रहते थे, यानी कि लोग यहाँ पर लाख साल पहले से रहना शुरू हो गए थे। बहुत पुराने लोग जो हैं वो नर्मदा नदी पर, भीमबेटका की गुफा आप आगे के समय में चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग
तो यहाँ के लोगों को क्या बोला गया है? आरंभिक लोग बोला गया है, जिनमें से ये लोग कुशल संग्राहक थे। तो संग्राहक शब्द आप लिख लो। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, तो विशाल संपदा से परिचित थे। और भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का प्रयोग करते थे या संग्रह करते थे। संग्रह का मतलब होता है स्टोर करना। तो भोजन के लिए जड़, फल आदि का इस्तेमाल करते थे। और वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। अब आप देख लीजिए, नर्मदा नदी से जोड़ करके मुझे क्या याद रखना है अपने दिमाग में? लाख साल पहले लोग रहते थे यहाँ, बहुत पुराने लोग, उनको आरंभिक लोग कहते थे। ये लोग संग्राहक थे, विशाल संपदा की इनको जानकारी थी, भोजन में जड़ फल का प्रयोग करते थे और इनको आखेट भी कहते थे, क्योंकि आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अब आप देखिए, अब आप जब रिवाइज करोगे इस किताब को तो आपको ये सारा नहीं पढ़ना है, आप बस यहाँ पर रिवीजन करो। नर्मदा नदी, आरंभिक लोग, लाख साल पहले संग्राहक थे, विशाल संपदा का ज्ञान था, भोजन जड़ फल के रूप में करते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे। अब आप नीचे आ जाओ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों को पता लगाओ। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू करा। तो यहाँ पर कौन से फसल उगाने शुरू करे थे, इसको आपको याद रखना है। किन का पालन पोषण करना शुरू किया था, इन जानवरों को याद रखना है। और गांव के रूप में विकास कब हुआ, तो गांव शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, सुलेमान किरथार को लिख दो। ये पाकिस्तान में पड़ता है। आज से 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर फसल कौन सी उगाई जाती थी? गेहूं। और जौ मैंने नहीं लिखा, तो जौ आप लिख लीजिए। पशुपालन किसका किया जाता था? भेड़, बकरी और गाय बैल का। आवास के रूप में इन्होंने ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत कर दी थी, तो गांव। तो रिवीजन करते वक्त आपको सुलेमान किरथार की पहाड़ियां भी पता लग रही है, और उसके साथ साथ 8000 साल पहले ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई। लोगों ने जौ और गेहूं जैसे फसलों को उपज करना शुरू करा। फिर ये कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ी का पता लगाओ। तो ये है आपकी गारो की पहाड़ी, ये है आपकी विंध्याचल की पहाड़ी। ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल लगाया गया। अब यहां पर आप गारो लिखो, गारो की पहाड़ी और विंध्या की पहाड़ी। तो गारो और विंध्या की पहाड़ी में किस चीज की खेती हुई? चावल की प्रथम खेती की गई। इसको आप नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां पता लगाइए। आपको तो वैसे पता होंगी सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है, वे नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है और लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में भी 2500 साल पहले इन नदियों का विकास शुरू हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए, तो नगरीकरण देखिए, सबसे पहले आप लिखो सहायक नदी क्या होती, जो बड़ी नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदियां विश्व के प्रथम नगर। 4700 साल पहले विश्व के प्रथम नगर कहाँ मिले? और हम क्योंकि गंगा के आसपास रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि गंगा के आसपास नगर कब बने। तो गंगा पर 2500 साल पहले, यानी कि सिंधु के बाद में नगर बने। तो इसका मूल्यांकन आपको करना है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विश्व में नगरीय सभ्यता सबसे पहले कहाँ बनी, या बोलेगा गंगा के आसपास नगरीय सभ्यता कब पहले बनी। तो यहाँ आप नगरीकरण का एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सिंधु नदी के आसपास कितने साल पहले नगर बने? 4700। गंगा नदी के आसपास कितने साल पहले बने? 2500। ये आपको लिखने में इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आपको मेंस में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आजकल एमसीक्यूज़ में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं प्री सिविल सर्विसेज, प्री पीसीएस में, सीएपीएफ में, कि वो बोलेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। अब वो लिख देगा कि सिंधु के आसपास नगर 2500 साल पहले बनने शुरू हुए, तो ये गलत हो जाएगा। गंगा के आसपास 4000 साल पहले बनने शुरू हुए, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके आगे यह गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए कह रहा है, और ये भी बता रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे, तो मगध आप लिखो। और यहाँ आप और आगे पढ़ोगे तो मगध कहाँ है, गंगा के दक्षिणतम क्षेत्र को मगध बोला गया है। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हुआ करते थे। यह विशाल साम्राज्य में इन्होंने मगध को परिवर्तित किया था। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना है। यदि आपको इस प्रकार से लगता है कि सर आप हमारी इस प्रकार से हर एक चैप्टर्स का मूल्यांकन करके वीडियो बना करके डालें, तो मैं ज़रूर अपना समय निकाल करके यह सारी चीज़ें आपको वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देने की कोशिश करूँगा। पर इसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके आगे की जो कहानी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।